Hello students, welcome to the MPPSC Point by मुस्कान रोडानी। दिस इज अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था 30 इयर्स PYQ ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी ने पिछले 30 सालों में जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि एमपीपीएससी कई बार कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठा लेता है। तो यूपीएससी के सारे पीवाईक्यू करने के बाद हम एमपीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज कवर करने हैं। तो इसमें हमने पहले स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को डिस्कस करना, जिसमें ऑलरेडी हम 73 पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 1995 से लेकर 2005 तक के हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। अभी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 74th मतलब 2006 से लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेडर्स आए हुए हैं, तो उनका जो करेक्ट सीक्वेंस था वो क्या था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए थे ग्रीक, फिर आए थे शक और फिर आए थे कुषाण। तो सबसे पहले आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीक शक कुषाण। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या था उनके आने का। तो ग्रीक्स सबसे पहले आए थे और उनमें भी सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर आए थे वो थे अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के आने का टाइम पीरियड था 326 BC। इसके बाद हमारे यहाँ पर आए थे शक, और शक के एंटर करने का टाइम था 90 BC, और कुषाण का आने का टाइम था 45 AD। तो तीनों के टाइम पीरियड क्या थे, ग्रीक का 326 BC, शक का 90 BC और कुषाण का 45 AD। तो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो आपके सदर्न इंडिया में जो आंध्र रूलर थे या जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे, उनके एंटागोनिस्ट थे। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं आंध्र इक्ष्वाकु डायनेस्टी के, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कई बार इन बुद्धिस्ट विहार को कंस्ट्रक्शन करवाया है। अब बुद्धिस्ट में दो आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। तो जो चैत्य होता है ये आपका प्रेयर हॉल होता है, और विहार जहाँ पर सारे बुद्धिस्ट मॉन्क साथ में रहते हैं। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने कई बार विहार का या कई सारे विहार का कंस्ट्रक्शन करवाया है, और इसके साथ ही उन्होंने कई बार बुद्धिस्ट मॉन्क को गिफ्ट भी दिए हैं, और इसके एविडेंसेस हमें उनकी इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं थी, वो उनके पैट्रॉन्स ही थी। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका है, पाल रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो जो आपके इंडिया में जो जहाँ पर आज वेस्ट बंगाल है या जो आपका ईस्टर्न इलाका है, वहां पे पहले पाल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। तो जो पाल डायनेस्टी थी वो बुद्धिज्म की को पैट्रोनाइज किया करती थी। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, और मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था ये आपके समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और इसे लिखने वाले थे समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट है हरि सेन, उन्होंने इसे लिखा था। तो हरि सेन जो कि कोर्ट पोएट है आपके समुद्रगुप्त के, उन्होंने लिखा था ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। फिर आपका आता है, व्हाट डज बौद्धियन थ्योरम या फिर बौद्धियन सूल्व सूत्र रिलेट टू। तो जो बौद्धियन सूल्व सूत्र रिलेटेड है वो प्रेजेंट डे जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, तो उससे ही उस टाइम पे बौद्धियन सूल्व सूत्र बोला जाता था। और अगर आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने में, उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये किससे रिलेटेड है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये लोगरिथमिक कैलकुलेशन के लिए है, ना ही ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। फिर आपका आता है, अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अनेकवाद है वो आपके जैनिज्म से रिलेटेड है, और इसमें वो रियलिस्टिक बातें करते हैं या रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। अनेकात्ववाद का मतलब होता है कि कोई एक आइडियोलॉजी कभी सही नहीं हो सकती, देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज है ही नहीं।
तो अगर आप कोई भी चीज बोले कि जो ये है यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, तो ये अपने आप में एक झूठ है, क्योंकि हर एक चीज को देखने के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो एक सिचुएशन में कोई एक चीज सही हो सकती है और दूसरी सिचुएशन में वो गलत हो सकती है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं है, ऐसा आपका अनेकांतवाद मानता है, और ये जो है वो आपके जैनिज्म की ही फिलॉसफी है। इसके बाद हम आते हैं, देयर आर ओनली टू नोन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया। वन ऑफ दीज पेंटिंग्स one of these is paintings of Ajanta caves, which one of the other surviving example of Gupta paintings? तो गुप्ता के पीरियड की सिर्फ दो ही फेमस पेंटिंग्स हैं, एक है अजंता और दूसरी है बाघ केव्स। तो जो यहाँ पर बाघ केव्स देखने के लिए मिलती हैं, इसकी एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है बड़वानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसमें जो डेट लिखी गई है या वो जिस डेट की है वो गुप्ता एरा का है। तो हालांकि हमें बाघ केव्स की भी एग्जैक्ट डेट पहले पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जैसे बड़वानी इंस्क्रिप्शन, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुप्ता पीरियड का है। फिर है आपका नेक्स्ट, इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया across the Bay of Bengal for this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal. Which one of the following could be the most convincing explanation? तो इंडिया ने हमेशा से अपना जो कल्चरल और ट्रेड लिंक्स है वो मेंटेन की है आपके साउथ ईस्ट एशिया से, और ये वो कर पाया है बे ऑफ बंगाल की मदद से। तो ये जो बे ऑफ बंगाल की हेल्प है जो उसने हमेशा से उसे हम यूज करते आए हैं फॉर द मैरीटाइम पर्पस, तो उसके लिए कौन सा जो रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, वो करेक्ट हो सकता है? तो हमें पता है कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो हमने बे ऑफ बंगाल से हमेशा ही इसके थ्रू हमने इनसे ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स मेंटेन करके चले हैं। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहला है, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स। तो एंशिएंट और मेडिवल टाइम पे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी, शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी, वो बाकी कंट्रीज से ज्यादा सुपीरियर थी, तो ये रॉन्ग है। फिर है आपके दस, रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया हैड ऑलवेज पैट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट, बुद्धिस्ट मॉन्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सदर्न इंडिया के कुछ रूलर्स ने कभी कभार कुछ प्रीस्ट या बुद्धिस्ट को पैट्रोनाइज किया होगा, लेकिन वो हमेशा ये करते थे, इसलिए ही ये ट्रेड फ्लरिश हुआ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड आपका ऑप्शन है, मॉनसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयाजेस। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मॉनसून विंड्स हुआ करती थी उस टाइम पर जो बे ऑफ बंगाल पे, वो आपको ट्रेड करने में या फिर वो अपनी शिप को ट्रेवल करने में हेल्प करती थी। इवन इससे रिलेटेड हमें एक बुक भी मिलती है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, जिसमें ये लिखा गया था कि जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिसे हम विंटर मानसून कहते हैं, वो हेल्प करती है आपकी जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है उससे कांटेक्ट करने में। और ये जो बुक हमारी लिखी गई थी वो फाहियन ने लिखी थी, जो कि चाइनीज ट्रेवलर है। तो बुक का नाम है आपका रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, और ये लिखी थी फाहियन ने, जो कि आपके चाइनीज ट्रेवलर है, फाहियन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। तो जैन फिलोसफी ये मानती है कि जो पूरी दुनिया है वो किसने क्रिएट की है? तो पहली बात तो ये सपोर्ट नहीं करता है कि कोई एक क्रिएटर देवी होगा या फिर कोई भगवान है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, तो इस कॉन्सेप्ट को जैनिज्म नहीं मानता है। वो ये मानता है कि जो भी आपकी आत्मा है, मैटर है, स्पेस है, टाइम है, ये सारी चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती आई थी और हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगी, और इसे मेंटेन करने का काम करता है आपका यूनिवर्सल लॉ। तो आपका जो यूनिवर्सल लॉ है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई भगवान। ऐसी जैनिज्म फिलॉसफी मानती है। इसके बाद हम देखेंगे, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है, जहाँ पे रिलीजन का कोई भी डोमिनेंट सीन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे सोसाइटी में रिलीजन डोमिनेट किया करता था या उसके रूल्स को ही फॉलो करना होता था। तो वो एक सेक्युलर थी, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन बहुत डोमिनेट नहीं करता था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि ये इससे हमें इससे भी पता चलता है, क्योंकि जब आप पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग मिलेंगी, लेकिन उसमें से कोई भी आपको टेम्पल नहीं मिलेगा। तो कोई उस टाइम पर मंदिर मस्जिद वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, तो हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पर हो सकता रिलीजन तो था, लेकिन कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था। फिर है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉटन का यूज हमने पढ़ा है कि मेहरगढ़ की कॉटन जो है वो आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो एविडेंस आपको कॉटन का मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। इवन जो पहले माना जाता था कि पेरुवियन है वहां से कॉटन का की डिस्कवरी हुई है, तो ऐसा नहीं था। पेरुवियन के से भी पहले जो यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हुआ था वो आपके मेहरगढ़ है, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कॉटन का यूज किया करती थी, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ 1 एंड 2। फिर है आपका नेक्स्ट, धर्म एंड रीत डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक कल्चर इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब धर्म और रीत हमारे जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके एक सेंट्रल आइडियाज में से एक है। अब इनका मतलब क्या होता है? तो धर्म इज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अदर्स। तो धर्म का मतलब होता है आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके कर्तव्य हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, उसे हम धर्म बोलते हैं। तो ये करेक्ट है। तो धर्म क्या होती है? आपकी ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो हम कहते हैं ना ये मेरा धर्म है, ये मेरा मतलब मुझे ये करना है, और अगर मैंने ये नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा, मतलब मेरी ड्यूटीज फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज। और रीत इज वॉज अ फंडामेंटल moral law governing the functioning of universe and all it contained। तो रीत एक मॉरल लॉ है, हमने बरसों से ये रीत चली आ रही है। तो ये क्या है? एक मॉरल लॉ है जो आपको तोड़ना नहीं होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। तो ये एक मॉरल लॉ है जो आपकी पूरी फंक्शनिंग को गवर्न करता है कि आप क्या काम करेंगे और क्या काम नहीं करेंगे, वो रीत डिसाइड करती है। तो धर्म और रीत दोनों ही आपकी डेफिनेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारा 84th, with reference to scientific progress of ancient India, which of the statement given below is correct। तो आपके अगर हम एंशियंट इंडिया में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई थी उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी तक आते आते कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमन हो गए थे, तो ये करेक्ट है। जैसे हमने चरक के बारे में पढ़ा हुआ है, सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये सब क्या है? इसमें हमें पता है कि वो एक फेमस सर्जन हुआ करते थे और इस टाइम पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हुआ करते थे। सेकेंड है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। तो ये गलत है। हमारे इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट वगैरह था ये आपका 3rd सेंचुरी एडी में शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन द 5th सेंचुरी एडी। ये करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल्स वाज नोन इन द 7th सेंचुरी एडी। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बस सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या कॉमन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो पहला है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। तो आपको एक्सट्रीम नहीं होना, एक्सट्रीम दुख भी नहीं लेने, एक्सट्रीम खुश भी नहीं होना, आपको एक मध्यम मार्ग फॉलो करना है। ये बुद्धिज्म मानता है, पर ये जैनिज्म नहीं मानता। जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीम पनिशमेंट या एक्सट्रीमिटी में फोकस करता है, क्योंकि इसकी जैसे वहां पर अगर आप जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी फिलॉसफी में आपका एग्रीकल्चर करना भी मना है, क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो ये भी एक पाप में आता है। इवन आप अपने बाल नहीं काट सकते, आप अपने नाखून नहीं काट सकते, ये अगर आप करते हैं तो इसमें भी आप एक वायलेंस कर रहे हैं, ऐसा जैनिज्म मानता है। तो जो जैनिज्म है वो एक्सट्रीम पेनेंस में मानता है, एंजॉयमेंट में भले ना माने। तो ये आपका जैनिज्म तो मानता है पर बुद्धिज्म नहीं। अथवा वेदास की अथॉरिटी को दोनों ही नकारते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है रिचुअल्स की मतलब जो इतने सारे वास्ट रिचुअल्स है उसमें दोनों ही नहीं मानते, ये भी करेक्ट हो जाएगा।
तो फर्स्ट गलत है, बाकी सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है नगर, द्रविड़ एंड वेसर, ये सब क्या है? तो नगर, द्रविड़, वेसर ये सब आपके टेम्पल की आर्किटेक्चर है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर मिलते हैं वो नगर स्टाइल के होते हैं, और आपके द्रविड़ में जो आपको, या साउथ में जो आपको टेम्पल्स मिलते हैं वो द्रविड़ स्ट्रक्चर के होते हैं। और कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर आपको दोनों के कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, तो वो आपके होते हैं वेसर स्टाइल। तो ये क्या है? आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल्स है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका आता है लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विद हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज। तो आपने मतलब जो बुद्धा की एक बहुत ही फेमस इमेज है जिसमें वो एक मेडिटेशन कर रहे हैं, जहाँ पर उनका जो लेफ्ट हैंड है वो आपकी उनके लैप में रखा हुआ है, और जो राइट हैंड है उससे वो अर्थ को टच कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल गई है और वो अपनी प्योरिटी की वो कर रहे हैं, वो अर्थ को अपनी प्योरिटी का के साक्षी मान रहे हैं। तो ये क्या है? ये बुद्ध कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग इट्स मेडिटेशन। तो मारा एक असुर की तरह माना गया है बुद्धिज्म में, जो कि आपको जन्म मरण की जो इस प्रोसेस से साइकिल है उससे आजाद नहीं होने देता। तो वो क्या थे, वो जब जो गौतम बुद्ध थे वो अपने तब उसमें बैठे हुए थे, तपस्या में बैठे हुए थे, जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो मारा एक डेमन है जो उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका जो मेडिटेशन है वो खत्म हो जाए। तो जो बुद्ध थे उन्होंने अपने राइट हैंड से जो अर्थ है उसको टच किया था, और वो अर्थ को साक्षी मान रहे थे कि वो मान के कहना चाह रहे थे कि उनका जो मेडिटेशन है वो अभी भंग नहीं हुआ है और उनका ध्यान इधर उधर नहीं गया है। तो ये जो है कि वो अर्थ को बुला रहे थे, मतलब माता को बुला रहे थे ताकि वो मारा को देख सकें और उन्हें प्रिवेंट कर सकें ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे, ये गलत है। वो सिर्फ उन्हें साक्षी बता रहे थे कि वो अभी भी प्योर है, उनकी मेडिटेशन खत्म नहीं हुई है और उनको जो एनलाइटनमेंट है वो मिल चुका है। उसके बाद है बुद्ध कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। तो मारा ने जितना भी उसे टेम्पटेशन किया था, गौतम बुद्ध को जितना उन्हें ललचाया था या जितना उनके ध्यान को हटाने की कोशिश की थी, उन सब के बावजूद बुद्ध जो है वो अर्थ को ये विटनेस की तरह बुला रहे थे या उन्हें साक्षी मान रहे थे कि फॉर देयर प्योरिटी, की उनकी जो अभी भी है मेडिटेशन है वो भंग नहीं हुआ, उन्होंने अपना जो ध्यान है उसे अलग नहीं होने दिया या भ्रमित नहीं होने दिया। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरीली ऑफ। तो जो आपके अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनका जो रिलीजन था वो जो थे वो अर्ली वैदिक एरा में सिर्फ नेचर को ही वर्शिप किया करते थे, जबकि लेटर वैदिक पीरियड आते आते फिर बहुत सारे देवी देवता और मूर्तियां वगैरह आ गई थी, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में वो नेचर और की ही भक्ति किया करते थे। तो नेचर एंड भक्ति नहीं, नेचर एंड यज्ञ हो जाएगा। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू द, तो नेक्स्ट है हमारा विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ द एंशियंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको पता होगा कि जो मर्चेंट हुआ करते थे वो एक अपना ग्रुप बना लिया करते थे जिसे हम कहते थे गिल्ड, या जैसे हिंदी में कहते थे श्रेणी। तो वो जो श्रेणी या फिर गिल्ड सिस्टम था उसका जो हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला है एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम, ये गलत है। तो जो आपके गिल्ड सिस्टम हुआ करते थे वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट हुआ करते थे, वो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं थे और ना उसके राजा किंग हुआ करते थे। तो ये कोई रजिस्टर्ड अथॉरिटी नहीं थी, और ये जो थे वो किंग को एडवाइस दिया करते थे रिगार्डिंग कि कितना टैक्सेस होना चाहिए, क्या प्राइसेस होने चाहिए, पर किंग उनका जो था वो अथॉरिटी या फिर चीफ नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। तो मजदूरों को कितने वेजेस देने हैं, क्या काम करने के क्या नियम रहेंगे, क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, प्राइसेस क्या रहेंगे, ये सब गिल्ड खुद डिसाइड किया करते थे, तो ये करेक्ट है। फिर है गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स, ये भी करेक्ट है। तो गिल्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स आया करते थे, तो गिल्ड एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप के अंदर कई सारे लोग हुआ करते थे, कई सारे मर्चेंट हुआ करते थे, अब वो सारे मर्चेंट्स
को गाइड करने के लिए जो जुडिशियल पावर्स थी, अगर कोई मर्चेंट कुछ गलत कर देता है तो उसको क्या सजा होनी चाहिए, तो ये जो जुडिशियल पावर्स थी वो भी इस गिल्ड के पास हुआ करती थी फॉर इट्स ओन मेंबर्स, किसी और पर्सन के लिए नहीं, ये सिर्फ उस ग्रुप में जितने लोग हैं उनके लिए था। तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है सब बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल द अदर आर कॉल्ड विहारास, दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने इसी लेक्चर में इससे पहले डिस्कस किया था कि चैत्यास जो होते हैं वो प्रेयर हॉल होती है जहां पर आप साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं, जबकि विहारास क्या होते हैं, तो विहारास होते हैं वो जगह जहाँ पे सारे बुद्धिस्ट मॉन्क साथ में मिलकर रहते हैं। तो विहार वर्शिप करने की जगह है और चैत्य मॉन्क के रहने की जगह है, तो ये गलत है, इसका जस्ट अपोजिट है। चैत्य जो है वो वर्शिप करने की जगह है और जो विहार है वो मॉन्क के रहने की जगह है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, with reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding सांख्य स्कूल। तो हमारे जो इतने सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, उसमें से सांख्य स्कूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको करेक्ट बताना है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो जो सांख्य है वो आपके जन्म मरण या पुनर्जन्म की स्टोरी पर नहीं मानता, और ना ही वो ये मानता है कि आत्मा का जो मतलब जो पुनर्जन्म के बाद वही आत्मा जिंदा होती है और वो किसी और बॉडी में चली जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उसके बताता है सांख्य होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वो आप सिर्फ अंदर से ला सकते हैं, वो अपनी सेल्फ नॉलेज से, आत्मज्ञान से आएगा, ना कि कोई बाहर का एजेंट या फिर कोई बाहर की चीज आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। या जो हम मंदिर मस्जिद जाते हैं या जो बाहर हम जो भी करते हैं उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, वो मुक्ति हमें इंटीरियर से मिलती है, अंदर से मिलती है, सेल्फ नॉलेज से मिलती है। तो सांख्य की फिलॉसफी में ये होता है। अब जब वो मुक्ति की बात कर रहा है, इसका मतलब किस चीज से मुक्ति होगी, जन्म मरण से मुक्ति होगी। जन्म मरण से मुक्ति मतलब सांख्य मानता है कि रिबर्थ होता है, तभी उससे आजाद होने की बात कर रहे हैं। तो वो रिबर्थ में भी मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि इस रिबर्थ से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो सेल्फ नॉलेज के थ्रू अटेंड की जा सकती है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, तो बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में जो निर्वाणा है उसके कॉन्सेप्ट को कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब देखो ये निर्वाणा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अभी बुद्धिज्म में अलग चलता है, और पहले जो बुद्ध ने जिसे जो प्रीच किया था या बुद्ध ने जो बोला था वो अलग था। तो हम जो करेक्ट मानेंगे, सबसे आइडियल मानेंगे, वो बुद्ध के कॉन्सेप्ट को मानेंगे। तो उन्होंने कहा था कि निर्वाणा का मतलब होता है जो हमारे डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जब हम उसे खत्म कर देते हैं तो हमें निर्वाणा मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें तो हमें निर्वाणा अटेन हो जाता है। इसका मतलब वो इंसान जिसे निर्वाणा अटेन हो गया, जिसने अपनी सारी डिजायर्स खत्म कर दी, वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होगा, क्योंकि उसके अब लाइफ में कोई दुख रह ही नहीं सकते, क्योंकि दुख हमेशा इच्छाओं से आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर्स को ही खत्म कर देना आपकी निर्वाणा है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे। तो वहाँ के लोग दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो पैलेसेस वगैरह ये सब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो थी, पर टेम्पल्स हमने अभी भी डिस्कस किया, वहाँ पे एक भी टेम्पल नहीं था। इसके बाद है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। तो हमें कई सारे ऐसे सील्स मिली जहाँ पर पशुपति के सील थे, या फिर कुछ और कुछ ऐसे भी हमें स्कल्पचर वगैरह मिले जो कि मदर गॉडेस के थे, जो फर्टिलिटी का सिंबल मानी जाती है। तो यहाँ पे मेल के भी कुछ हमें एविडेंसेस मिले और फीमेल वर्शिप के भी कुछ एविडेंसेस मिले, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन द वॉरफेयर। तो पहली बात तो यही बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब ये ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिव है कि क्या उन्हें हॉर्स की नॉलेज थी या नहीं। तो हमें हॉर्स के एविडेंसेस ही बहुत कम मिले हैं, बस हमें लोथल वाले कुछ एरिया से हमें हॉर्स के कुछ शू पंजे के निशान मिले हैं, ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं। और उससे भी हम ये मानते हैं कि हमें नॉलेज नहीं रही होगी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को उसकी कोई नॉलेज नहीं रही होगी। ये जो बाहर से लोग आते हैं तो वो शायद अपने साथ एक आध बार लेकर आए होंगे, तो कुछ एविडेंसेस उसके रह गए होंगे। बाकी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्सेस की नॉलेज नहीं थी।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड गलत है, और सेकंड बस करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्रिन। तो जैन डॉक्ट्रिन में कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला है कि जैन फिलोसफी ये मानती है कि अगर आपको पेनेंस करना है, इसका मतलब पश्चाताप करना है अपनी गलती की, बिल्कुल वो करना है, कुछ एक्सट्रीम एक्टिविटीज करके अगर आप अपनी गलती को माफ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कर्म को खत्म करना। तो जो कर्म है वो ही आपके जन्म मरण का कारण होते हैं, तो अगर आप कर्मों को खत्म कर देंगे तो आपने जो भी अभी तक चीजें की हैं या जो भी आपने सिंस किए हैं, आप उसका पश्चाताप कर सकते हो। तो ये करेक्ट है। उसके बाद है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। तो आपका चाइनिज्म की फिलोसफी ये मानती है कि हर छोटे से छोटी चीज या हर एक छोटे से छोटा पार्टिकल में भी आत्मा होती है, और हमें उससे हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो एग्रीकल्चर करना भी मना करते हैं, नेल्स कट करना, हेयर्स कट करना, ये सब वो मना करते हैं। फिर है कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। वो ये मानते हैं कि जो कर्म हम करते हैं, वो हम जो कर्म है वो हमारे आत्मा के दुखों का कारण है, इसकी वजह से हमें ये कर्म बंद कर देने चाहिए, मतलब कर्मों से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये तीनों ही चीजें हैं जो जैनिज्म मानता है, तो 1 2 3 ऑप्शन डी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका आता है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारा जो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है उसके रिलीवेंस में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला है केव्स एट द बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो ये गलत हो जाएगा, तो बदामी की केव्स नहीं है, वो है बराबर की केव्स, जो हमारी सबसे हमारी इंडिया में जो एंशियंट इंडिया में जो सबसे पुरानी रॉक कट केव्स हैं, मतलब जो रॉक को काट काट कर जो केव्स बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई हैं, उसमें सबसे पुरानी कौन सी है, बराबर। सेकंड ऑप्शन है बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर अजीविकास, जो सही है, अजीविकास के लिए ही बनाए गए थे, पर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाए थे, ये अशोका ने बनवाई थी। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि बदामी नहीं है, वो है बराबर की हिल्स, बराबर की रॉकेट केव्स, और बराबर के रॉकेट केव्स बनाए तो गए थे ओरिजिनली आजीविकास के लिए, पर उन्हें बनाने वाले थे अशोका, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम देखते हैं कि एलोरा में कुछ जो केव्स बनाई गई हैं वो अलग अलग फेथ के लिए बनाई गई हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलोरा में टोटल केव्स जो है वो 34 बनाए गए हैं। पहले तो एलोरा की केव्स बनाई कब गई थी, तो ये 5th सेंचुरी में बनाई गई है, 5th से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में ये बनाई गई है, और इसमें टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो बुद्धिस्ट के लिए है या बुद्धिस्ट को डेडिकेट की गई है। इसके बाद जो 17 है वो हिंदू केव्स हैं, और इसके बाद लास्ट जो 5 बच जाती है वो जैन की है। तो 12 और 17 हो जाएंगे आपके 29, 29 और 5 हो जाएंगे 34। तो कुल मिला के पहले 12 बुद्धिस्ट, फिर 17 हिंदू, और फिर लास्ट की जो 5 है वो जैन। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी करेक्ट हो जाएगा, 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। फिर है चाइनीज ट्रेवलर युआन च्वांग, जैसे हम वेनसंग बोलते हैं, हु विजिटेड द इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जब वेनसंग हमारे यहाँ पर आए थे, ये हमने हर्षवर्धन के टाइम पर, तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स लिखे थे हमारे इंडिया की कंडीशन के बारे में, उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले उन्होंने पहली स्टेटमेंट है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो उस टाइम पर जो भी रोड से या फिर रिवर से जो भी हम ट्रेवल किया करते थे, वो उसमें कोई भी रॉबरी नहीं हुआ करती थी, उसमें कोई भी लूटपाट नहीं हुआ करती थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर रॉबरी हुआ करती थी, इवन कुछ पिंडारीज वगैरह भी थे जिनका तो मेन ऑक्यूपेशन ही था, जो भी अगर मान लो कोई राजा साउथ में गया है या कहीं भी गया है, तो साउथ में अगर वो किसी एम्पायर में के खिलाफ उन्होंने वॉर किया, तो वॉर करने के बाद वो वहाँ का जितना भी ट्रेजरी वगैरह, जो भी गोल्ड वगैरह पैसे जो भी वो वहां से लेकर अपने किंगडम में वापस लौट रहा होगा, तो बीच रोड में उन्हें लूट लिया जाता था या उनकी कुछ चोरी कर ली जाती थी, तो रॉबरी से वो कंप्लीटली इम्यून नहीं थी। इसके बाद है एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियंस बाय फायर वाटर एंड पॉइजन्स वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। अब अगर किसी ने भी इल्जाम लगाया है, तो क्या वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है, इसे प्रूव करने के लिए
पहले अग्नि परीक्षा होती थी या फिर पानी में आपको वो करना पड़ता था, पानी में आपको डुबा दिया जाता था या फिर पॉइजन खिला दिया जाता था ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या आप इनोसेंट है या फिर ये गिल्टी है ना। तो हमने अग्नि परीक्षा वगैरह देखी है। तो अगर आप मतलब जैसे सामने वाले को बोलना कि अगर आप सच्चे हो तो अग्नि में कूद जाओ, अगर आप मर गए तो मतलब आप झूठे थे, और अगर आप जिंदा बच गए तो आप सच्चे थे। तो ऐसी कुछ परीक्षाएं तब हुआ करती थी, तो ये करेक्ट है। तो उस टाइम पर अगर कोई बहुत बड़े ऑफेंसेस क्या करते थे, तो बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस के लिए नाक काट देना, कान काट देना, हाथ काट देना, ऐसी पनिशमेंट मिलती थी। छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए फाइन्स वगैरह लिए जाते थे, और आप गिल्टी है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये सारी परीक्षाएं देनी होती थी। फिर है द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। तो अगर आपको ट्रेड करने आप जा रहे हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो वहां लोकेशन में जाने के लिए जो भी सामान आप कैरी कर रहे हो उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह या फेरी ड्यूटीज वगैरह आपको पे करनी पड़ती थी। तो ये सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंग पोज हैज बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल टुडे। तो एंशिएंट टाइम से लेकर अगर आज तक आप देखोगे तो एक पोज है डांस में त्रिभंग पोज, वो बहुत फेमस रहा है, और ये एंशिएंट टाइम में भी था, आज भी है। तो इससे इसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो इस पोज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो पहले तो हम देख लेंगे ये पोज है क्या। तो ये वाला जो पोज है इसे हम त्रिभंग पोज कहते हैं, जहां पर आपका एक जो लेग है वो फोल्डेड होता है। एक मिनट। तो आपका एक जो लेग पैर है वो फोल्डेड रहता है, और आपकी जो वेस्ट है वो एक साइड से अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड होती है। ठीक है, ये ऐसा फोल्ड हो रहा है, और यहाँ पर आप ऐसा फोल्ड कर रहे हो, है ना, कमर को। तो ये आपका पोज होता है जिसमें आप आपके पैर और आपका वेस्ट फोल्डेड होता है। तो पहला है वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड। तो यहाँ पर आपका पैर बेंड होता है और आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी बेंड होती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती है। तो ये अभी अभी हमने देखा, ये करेक्ट है। तो वेस्ट में भी और नेक में भी, तो यहाँ पे आपने देखा ये वेस्ट भी बेंड हो रहा है, और यहाँ से ये नेक भी आपका बेंड दिख रहा है। तो पैर बेंड है, वेस्ट बेंड है, और फिर नेक भी बेंड है। तो ये क्या हो जाता है आपका त्रिभंग पोज। तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस और इन सब का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें बस आपका पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए, कमर मुड़ी हुई होनी चाहिए, और नेक। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंसीडर द। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी देखते हैं कि ये जो कृष्णा जी का पोज है कामधेनु के गाय के साथ, तो इस पोज को हम त्रिभंग पोज कहते हैं, और ये इनका फेमस पोज है, इनकी वजह से ही इनको त्रिभान मुरारी भी कहा जाता है। तो कृष्णा जी का दूसरा नाम त्रिभुवन मुरारी इसी पोज की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम कुछ दिया हुआ है, पैलेसेस का नाम दिया हुआ है, जैसे अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूप। इनमें से कौन सी जगह है जो कि मुराल पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। तो मुराल पेंटिंग्स मतलब जो वॉल पेंटिंग्स होती है वो इनमें से कौन कौन सी जगह पर होता है। तो अजंता केव्स में कुछ केव्स ऐसी हैं जहाँ पे मुराल पेंटिंग्स देखी गई है, जैसे कि फर्स्ट केव, सेकेंड केव, 16th केव और 17th केव। तो 1 to 16 17 ये 4 केव्स है अजंता गुफाओं की, जिसमें आपको मुराल पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो मुराल पेंटिंग्स है वो किसने बनाई है, हरिसेन ऑफ वाकटका डायनेस्टी। हमने इससे पहले हरिसेन के बारे में पढ़ा, लेकिन वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर बनाया था, या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा था। जिन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा था वो भी हरिसेन थे, पर वो समुद्रगुप्त के पोएट थे। लेकिन यहाँ पर हम जिस हरिसेन की बात कर रहे हैं वो वाकटका डायनेस्टी के हैं, जिन्होंने अजंता केव्स में मुराल पेंटिंग्स बनाई हैं। तो अजंता केव्स में आपको मुराल पेंटिंग मिल जाएंगी। दूसरा है आपका लेपाक्षी जो टेम्पल है, ये भी आपका फेमस है मुराल पेंटिंग्स के लिए। लेकिन सांची स्तूप में कोई मुराल पेंटिंग्स नहीं है। सांची स्तूप में कई सारे आपको स्कल्पचर मिल जाएंगे, पर ऐसी कोई वॉल पेंटिंग्स वहाँ पे नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमारे एंशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपको
एक तरफ स्कल्पचर दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी प्लेस, उसकी जगह दी गई है। तो पहला है अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्ध महापरि महापरिनिर्वाण with numerous celestial musician above and the sorrowful figures of his followers below। तो एक बुद्ध की ऐसी इमेज बनाई गई है जिसमें उनको महापरिनिर्वाण मिल रहा था, मतलब उनकी डेथ को दिखाया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ आपके कई सारे सेलेस्टियल म्यूजिशियंस वगैरह को दिखाया गया है और नीचे कुछ सैड फॉलोअर्स की फोटोज को दिखाया गया है। तो ये आपको अजंता की गुफाओं में देखने के लिए मिलता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी देखा अजंता में आपको कई सारी वॉल पेंटिंग्स मिलती हैं, तो वहां पर एक स्टोन्स पर बनाया गया ये सीन, जो इससे पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं है, तो बड़े से स्टोन पे बनाए गए ये सीन जो कि आपको मिलेंगे रॉक नंबर 17 में। तो ये रॉक नंबर 17 में आपको ये इमेज मिलती है अजंता की, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है ह्यूज इमेज ऑफ वारा अवतार, जिसे हम बोर इनकारनेशन बोलते हैं विष्णु जी का, एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड केओटिक वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन द रॉक। तो रॉक पर एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें वो माता, जो धरती माता है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। तो ये जो है आपको वो ममल्लपुरम में मिलेगी, ये आपकी तमिलनाडु में है, ना कि माउंट आबू में। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर है अर्जुन का पेनेंस या फिर डिसेंट ऑफ गंगा। तो महाभारत में जो अर्जुन है उन्होंने शिव जी को इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। तो वो जो है उसे एक जगह पे, किस जगह पे की थी, एक ममल्लपुरम में, जिसे हम डिसेंट ऑफ गंगा भी कहते हैं। तो डिसेंट ऑफ गंगा जहाँ पर अर्जुन ने तपस्या की थी उस वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी ममल्लपुरम में। तो एक तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब अगेन आपको एक तरफ पे जगह दी गई है, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दी गई है। तो टैबू मोनास्ट्री एंड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि स्पीति वैली में है, तो ये सही है। और स्पीति वैली कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है लौसवा लाखांग टेम्पल नाको, ये जास्कर वैली में नहीं है, ये आपका ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। जबकि जास्कर वैली कहाँ की है, ये है जम्मू कश्मीर की, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर है अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये आपका लद्दाख में ही है, तो अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। लौसवा लाखांग टेम्पल ना, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और जो टेबू मोनास्ट्री है वो आपकी स्पीति वैली में है। तो ये ऑप्शन आपके फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में टोटल 6 सिस्टम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका सांख्य, फिर आता है योग, फिर आता है न्याय, फिर आता है वैशेषिका, फिर आता है मीमांसा, और लास्ट है वेदांत। तो सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा, वेदांत, ये टोटल आपके 6 फिलोसफी, 6 सिस्टम होते हैं आपके इंडियन फिलोसफी के, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस में से कि कौन सा है, कौन सा सिस्टम आपके इंडियन फिलोसफी का पार्ट नहीं है। तो मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिका है, लोकयात और कपालिका नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सांख्य एंड योग भी है। फिर आपका आता है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। इंडिया का जो एम्बलम है उसके नीचे एक मोटो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, सिर्फ सच की ही जीत होती है। ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के जीवन से कौन कौन सी किंगडम्स जो है वो जुड़ी हुई थी। तो कौशल में उनका बर्थ हुआ था, तो उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, और लुम्बिनी आपके कौशल किंगडम का पार्ट है। फिर उनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में, कुशीनारा मगध किंगडम का पार्ट है, तो ये थर्ड और फोर्थ जो रिलेटेड है। गांधार जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है, वहां गौतम बुद्ध ने कभी विजिट नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। और अवंती में भी उन्होंने कभी विजिट नहीं किया था, तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अब हालांकि अवंती में गौतम बुद्ध ने डायरेक्टली कभी विजिट नहीं किया था, पर अवंती में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है उनके डिसिपल महाकाकन शायद। तो स्पेलिंग हो जाएगी MAHAKACCAN, महाकाकन। फिर है आपके विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो इसमें से सबसे पुराना जो है वो है रॉक कट एलिफेंट ऑफ धौली। तो जो आपकी धौली में रॉक कट एलिफेंट है उसे बनवाया था अशोका ने, और ये लगभग आपका 250 BC के आसपास बनवाया गया था। सबसे जो लेटेस्ट इसमें से बनवाया गया है वो है लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। तो जो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है इसे बनवाया था ययाति ने, और ये बनवाया था लगभग 1025 से लेकर 1040 AD के बीच में। फिर आपका आता है रॉक कट मॉन्यूमेंट्स जो कि महाबलीपुरम में है। ये महाबलीपुरम वाले जो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनवाए गए थे लगभग 700 से 800 AD के आसपास, और इसे बनवाया था पल्लवास ने। और फिर आपका आता है जो वारहा में इमेज है उदयगिरी की, इसे बनवाया था गुप्त पीरियड में, स्पेसिफिकली चंद्रगुप्त सेकेंड में। तो आपका सबसे पहला है लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर वाला है, 125 से लेकर 140 AD के आसपास इसे बनवाया गया था, और इसे बनवाया था ययाति ने। जो आपके महाबलीपुरम में रॉकेट मॉन्यूमेंट्स है इसे बनाया गया था 700 से 800 AD के आसपास, और इन्हें बनवाया था पल्लवास ने। जो उदयगिरी में वारहा इमेज है उसे बनवाया था चंद्रगुप्त सेकेंड ने गुप्ता पीरियड में, लगभग आपके 400 AD के आसपास। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनके बेटे की लव स्टोरी कौन सी बुक में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग, और यही पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं आपके अग्निमित्र। और अग्निमित्र की जो लवर थी वो थी आपकी मालविका। ये जो मालविका थी वो एक्चुअल में एक सर्वेंट गर्ल थी, एक सर्वेंट की बेटी थी जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था। तो उनकी और अग्निमित्र की जो प्रेम कथा है उसे एक बुक में लिखी गई थी जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम, जो उनके नाम पर ही थी, और उन्हें लिखने वाले थे आपके कालिदास। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपके यहाँ पर एक कुछ टर्म्स दी गई हैं और उनका मतलब आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका एरीपत्ती। एरीपत्ती उस जमीन को कहा जाता था जैसे नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स थे वो डोनेट कर दिया करते थे, और इस जमीन से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसे विलेज के टैंक को मेंटेन करने में यूज किया जाता था। तो ये यहाँ से जो लैंड रेवेन्यू आता था उससे आपका विलेज का टैंक का मेंटेनेंस किया जाता था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है तनियूर। तनियूर उन बड़े बड़े विलेजेस को बोला जाता था जहां से मतलब जिसको एक सिंगल यूनिट की तरह एडमिनिस्टर किया जाता था। तो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 3-4 गांव या फिर 5-6 गांव, 10-12 गांव के ऊपर किसी एक को रखा जाता था ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। पर अगर गांव इतना बड़ा है कि उसको एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए या करने की जरूरत है, तो उसमें हम 3-4 गांव को मिक्स ना करके सिर्फ उसे अकेले ही एडमिनिस्टर करने का सिस्टम बना देते। तो वो ऐसे बड़े बड़े गांव को हम तनियोर बोलते थे। तो ये एक बहुत बड़ा गांव था, ना कि ऐसा कोई गांव जो ब्राह्मण या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। घाटिकास उन कॉलेजेस को बोला जाता था जो आपके टेम्पल से ही अटैच हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी, थर्ड भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपकी रिलीजियस हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी गई हैं, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। सबसे पहला है स्वतंत्रता एंड समित्य ये जैनिज्म की सेक्ट है। तो ये गलत है क्योंकि ये स्वतंत्रता और समित्य ये आपके बुद्धिज्म से के सेक्ट है, ना कि जैनिज्म की। फिर है सर्वस्तिवादी जो है हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना were not wholly momentary but existed forever in a latent form। तो ये आपका सही हो जाएगा।
सर्वस्तिवादन क्या है? ये आपके बुद्धिज्म के अंदर एक सेक्ट है जो ये मानता है कि जो चीजें आज है वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो कोई भी चीज जो आज हो रही है वो मोमेंटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही हो रही है, मोमेंट के लिए है, कि हमेशा से होती आई है और हमेशा होती रहेंगी। तो ये आपके सर्वस्तिवादन ये वाला करेक्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है आपका द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एक्ट। तो जो आपके बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या होते हैं? बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ है उनके, उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व जो है पद्म पानी, उनके जो उनका जो एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है वो कौन सी केव्स में अवेलेबल है? तो वो है आपकी अजंता की गुफाओं में। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द सन टेम्पल्स। तो तीन आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा इनमें से सन टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो अरसवली एक जगह है आपके श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आप आंध्र प्रदेश में आती है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। उसी श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक जगह है अरसावली, वहां पर एक सन टेम्पल है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर जो सेकंड है वो है अमरकंटक। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन उनमें से एक भी टेम्पल आपके सन को डेडिकेटेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी सन टेम्पल नहीं है। फिर आपका आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर शिव टेम्पल के लिए फेमस है, ना कि सन टेम्पल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, मतलब सेकेंड और थर्ड गलत हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपके ऋग्वैदिक आर्यंस और इंडस वैली लोगों के बीच में कौन सा डिफरेंस करेक्ट है? तो सबसे पहला है ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो मेल एंड हेलमेट का कोट यूज करते थे वॉरफेयर में, जो कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास नहीं था। तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमने जब डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि आपके जो वैदिक पीपल थे या जो आर्यन थे उनके पास बहुत ही ज्यादा वेपन्स वगैरह या न्यू टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल थी वॉरफेयर के लिए, जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास नहीं थी। इसकी वजह से जो आर्यंस थे उन्होंने वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगेंस्ट विक्टोरियस रहे थे। फिर आपका आता है ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, वेयरएस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। तो ये गलत हो जाएगा। आर्यंस को गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब की नॉलेज थी, पर इंडस वैली को सिर्फ कॉपर और आयरन की नॉलेज थी, ये गलत है। पहली बात तो आयरन की नॉलेज थी ही नहीं, आयरन काफी बाद में आया था, कॉपर की थी, और कॉपर के साथ गोल्ड वगैरह की भी उन्हें नॉलेज थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है आपका ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयरएस देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो अब ये जो है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग किताबों में पढ़ा होगा तो कुछ किताबें ऐसी मानती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जबकि कुछ ऐसी किताबें हैं जो बोलती हैं कि उसमें कुछ बहुत कम एविडेंसेस मिले थे, पर वो भी शायद इसलिए मिले थे, ऐसी जगहों पर मिले थे जहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब फॉरेनर्स आए होंगे तो वो अपने साथ हॉर्सेस को लेकर आए होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनका कोई ना यूज किया जाता था ना वहां पर थे। लेकिन जब करेक्ट ऑप्शन आया यूपीएससी का तो वो था आपका सी ऑप्शन 1 और 3। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के में हॉर्सेस का कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला था, उनको हॉर्सेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओके, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम। तो काकतीय किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था वो था आपका मोटुपल्ली। ओके, तो यहाँ का जो काकतीय एम्पायर था उसके जो एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं जो किंग थे वो थे गणपति, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था वो आपका मोटुपल्ली। फिर है विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू। तो जो स्थानकवासी है वो वही है श्वेतांबर जो हमने पढ़े थे। जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट हो गए थे, तो जो श्वेतांबर है उन्हीं को ही हम स्थानकवासी कहते हैं।
इवन जो आज आपके श्वेतांबर मिल जाएंगे वो अपने आप को श्वेतांबर स्थानकवासी बोलते हैं, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। फिर है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्ध येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो आपके इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस के अगर हम माने तो अभी जो फ्यूचर बुद्धा है, जो अवतार लेने वाले हैं पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, वो कौन है? तो वो है मैत्रेय। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, पद्मपाणि, ये तीनों एक ही के नाम है। तो अवलोकितेश्वर को ही हम लोकेश्वर या फिर पद्मपाणि कहते हैं, और ये आपकी कंपैशन की डीटी है, जो कंपैशन के सिंबल हम जिन्हें मानते हैं वो है आपकी अवलोकितेश्वर। अच्छा, ये भी माना जाता है कि आपको अगर याद हो कि हमने मारा के बारे में पढ़ा था कि जब गौतम बुद्ध वो कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे या फिर मेडिटेट कर रहे थे, तो उस टाइम पर एक मारा नाम के डेमन आते हैं उनको भ्रमित करने के लिए या उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो उस टाइम पर जब हमने देखा था कि एक पेंटिंग में दिखाया गया था कि उनका राइट हैंड जो है वो धरती माता को टच करता है, जिसमें वो उनको साक्षी मानते हैं अपने प्योरिटी के लिए। तो ये जो मारा थे वो जो कहाँ से आए थे, तो वो भी ऐसा माना जाता है कि अवलोकितेश्वर के आंसू से मारा का जन्म हुआ था। तो उनके जो आंसू गिरे थे उस आंसू से मारा का जन्म हुआ था। ओके। फिर आपका आता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्राफ्ट दिए गए हैं और उसकी प्लेस दी गई है, आपको वो मैच करना है। तो पुथुकिली शॉल्स जो है वो आपकी तमिलनाडु की ही है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सजनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो आपकी महाराष्ट्र से नहीं है बल्कि बिहार से है। तो जो सजनी एम्ब्रॉयडरी है वो बिहार में फेमस है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है उपद जामदनी साड़ीज भी जो है वो आपकी कर्नाटका से नहीं है, ये आंध्र प्रदेश से है। तो आपका ये थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो आपका सिर्फ होगा फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस स्टेट। तो एक तरफ हमारे पास कुछ ट्रेडिशंस के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। पहला है चापचर कट फेस्टिवल जो कि मिजोरम में मनाया जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है खोंगजोम पर्व बल्लार मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो खोंगजोम पर्व है ये एक्चुअल में एक फोक म्यूजिक है। फिर हम बताएंगे जो थांगटा डांस है, ये थांगटा डांस जो है वो एक्चुअल में एक मार्शल आर्ट है या मार्शल डांस है, जो कि आपके सिक्किम में नहीं मनाया जाता, ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? तो चन्नूधाड़ू एक हड़प्पन साइट है, कोट डीजी हड़प्पन साइट है, देसलपुर हड़प्पन साइट है, सौगौरा हड़प्पन साइट नहीं है। सौगौरा हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि जो सौगौरा एक कॉपर प्लेट है, जो सबसे अर्लीस्ट कॉपर प्लेट है, जो हमें मौर्यन पीरियड के टाइम पर मिली थी या मौर्यन पीरियड में लिखी गई थी, जहां पर फेमाइन से लड़ने के लिए कुछ मेजर्स इसमें लिखे गए थे, रिलीफ मेजर्स। तो ये आपकी हड़प्पन साइट नहीं है। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रन्यू अशोका मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो एक जगह है कंगाहली, और ये कंगाहली जो जगह है वो एक्चुअल में कर्नाटका में आती है। तो वहां पर एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई थी, उस डिस्कवरी में हमें एक साइट मिली थी जहां पर हमें टूटे फूटे कुछ स्कल्पचर मिले थे, जिसमें ब्राह्मी लेटर्स में या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था रन्यो अशोक। तो ये जगह कौन सी है? कंगनहली या फिर कनगहली, जो कि कर्नाटका में है। फिर आपका आता है कंसीडर द फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ, इसमें से आपको बताना है कि कौन से महायान बुद्धिज्म के पार्ट नहीं है। डिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, और उसके बाद है इमेज वर्शिप ऑफ रिचुअल्स। तो हम देखते हैं महायान और जो हीनयान बुद्धिज्म है वो आपस में दोनों अलग अलग हैं। हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं होती लेकिन महायान में होती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वो बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने बुद्धा का डेफिकेशन का मतलब होता है कि किसी को भगवान का दर्जा दे देना, या फिर जैसे अगर हम आज किसी को गुरु मानते हैं तो उन्हें गुरु ना मानकर अब उन्हें भगवान का दर्जा दे देना होता है डेफिकेशन। तो ये आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to forced labor, that is Vishti, in India during the Gupta period, which one of the following statement is correct?
तो फोर्स्ड लेबर जिसे हम विष्टि के नाम से जानते हैं, वो एंशिएंट इंडिया में बहुत प्रेवलेंट थी, और हम ये जानते हैं कि वो गुप्ता पीरियड के आते आते कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी थी। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला, इट वाज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था ना कि जब आपको आपके जितना भी लैंड में जितना भी रेवेन्यू आपको रिसीव हुआ है, उसका एक फिक्स पोर्शन आपको किंग को पे करना पड़ता था एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। तो अगर किसी के पास वो रेवेन्यू इन मनी नहीं हुआ करता था या इन काइंड्स नहीं हुआ करता था, तो वो स्टेट को ऑफर करते थे देयर फ्री सर्विसेज। तो ये एक तरीके का रेवेन्यू था या एक तरीके की टैक्स पेमेंट थी फॉर द किंग। सेकेंड, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड द काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो था ऐसा माना जाता है कि ये जो विष्टि सिस्टम था ये शुरू ही आपके मध्य प्रदेश और काठियावाड़ वाले रीजन से हुआ है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि उस पीरियड में इस एरियाज में तो ये ज्यादा हुआ करता होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इन्हें कोई भी वीकली वेजेस नहीं मिला करते थे, और सिर्फ एल्डर्स सन ही नहीं हुआ करता था। वो आप डिसाइड कर सकते थे कि आप कौन वो जो विष्टि है वो करके अपने रिवेन्यूज पे करेगा। नेक्स्ट है, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो ये हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में अगर कोई मंदिर है तो वहां पे एक मंडप नहीं हुआ करता था, उसमें कई मंडप बनाए जाते थे, और जो सेंट्रल मंडप हुआ करता था उसे कल्याण मंडप कहते थे। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन ऑफ द टर्म परामितास? तो आपके एंशियंट हिस्ट्री में या फिर जो आप आर्ट एंड कल्चर हमने इंडिया का पढ़ा है, उसमें हमें कुछ टर्म मिलता है परामितास। ये परामितास का मतलब क्या है? तो ये टर्म रिलेटेड है आपके बोधिसत्वा से। तो वो सारी परफेक्शंस जो आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ती हैं ताकि आप बोधिसत्वा के रास्ते तक पहुंचे, वो उसे हम कहते हैं परामितास। अब ये जो परामितास है इसका कॉन्सेप्ट या जो बोधिसत्वा है इसका कॉन्सेप्ट आपको महायान बुद्धिज्म में मिलता है। महायान, एक सेकेंड, ये आपको महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है बोधिसत्वा का। और उनकी किताब, उनका एक लिटरेचर है वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया है। इसमें मेंशन है आपके प्रज्ञ परामिता के बारे में। और ये जो परामिता है वो क्या किससे रिलेटेड है कि आप लाइफ में कुछ ऐसे परफेक्शंस को अडॉप्ट करें जिससे आप बोधिसत्वा के पाथ तक पहुंचेंगे। तो ये महायान या वज्रयान कॉन्सेप्ट में आता है। एक किताब है विपुल्य सूत्र, वैपुल्य सूत्र। उस वैपुल्य सूत्र में आपका ये प्रज्ञा परामिता के बारे में लिखा गया है। फिर आता है, विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपके एंशिएंट इंडिया में जो भी स्कॉलर्स वगैरह हुए हैं उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं। पहला है, पाणिनि इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र संघ। तो पाणिनि जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टाध्यायी, और वो अष्टाध्यायी उन्होंने लिखी थी लगभग 5th-6th सेंचुरी बीसी में। अष्टाध्यायी। अब ये जो किताब थी वो 5th-6th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी, जबकि पुष्यमित्र संघ का जो टाइम पीरियड है वो है 2nd सेंचुरी बीसी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने जो थे वो पुष्यमित्र संघ के टाइम पीरियड में रहे होंगे। तो ये आपका गलत है। फिर है, एक आते हैं अमर सिन्हा जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट से बिलोंग करते थे। ये भी आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो अमर सिन्हा थे ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न माने जाते हैं उनमें से एक थे। तो ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, ना कि हर्षवर्धन। इसके बाद है कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में बिलोंग करते थे। तो ये करेक्ट है, क्योंकि कालिदास भी आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न है उनमें से एक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 ओनली। देन कम्स, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे रिलीजियस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है, स्थवीरवादीन्स बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। तो ये गलत है। स्थवीरवादी महायान बुद्धिज्म में नहीं बल्कि हीनयान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है।
तो जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो कि कश्मीर में हुई थी और उसे कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया था, वहां पर आपके जो बुद्धिस्ट थे इनके 2 मेजर सेक्ट में वो डिवाइड हो गए थे। पहला जो सेक्ट था उसमें सर्वस्तिवादीन और महासंघिका दोनों साथ मिलकर महायान बुद्धिज्म का सेक्ट बनाते हैं। सर्वस्तिवादीन और महासंघिका, सर्वस्तिवादीन और महासंघिका मिलकर महायान बुद्धिज्म का सेक्ट बनाते हैं। और उसके बाद आते हैं दूसरी वाली स्थविरवादीन, जो है वो हीनयान बुद्धिज्म का सेक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब जो स्थविरवादीन है वो आपके हीनयान से बिलोंग करते हैं, ना कि महायान से। महायान से कौन बिलोंग करता है? आपके सर्वस्तिवादीन और महासंघिका। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपका आता है लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके महासंघिका सेक्ट थे जिनने मिलकर वो महायान बुद्धिज्म बनाया था, उनके अंदर कुछ और सेक्ट आते हैं, जैसे एक सेकेंड, जैसे सबसे पहले आपका आता है एकव्यहारिकास। फिर आपके दूसरे आते हैं, एक सेकेंड, लोकोत्तरवादिन्स। फिर तीसरे आते हैं कुकुतियास। फिर आते हैं बहुश्रुतियास। फिर आते हैं प्रज्ञपतिवादिन्स। और फिर आपका आता है चैत्यशिलास। फिर आता है अपार शैलास। और फिर लास्ट आते हैं उत्तर शैलास। तो टोटल 8 सेक्ट है आपके महासंघिका के अंदर। सबसे पहले थे उसमें एकव्यहारिका, फिर उसके बाद इसमें आते हैं लोकोत्तरवादिन्स, फिर आते हैं कुकुतियास, फिर आते हैं बहुश्रुतियास, फिर आते हैं प्रज्ञपतिवादिन्स, फिर आते हैं चैत्य शैलास, फिर आते हैं अपार शैलास और फिर आते हैं उत्तर शैलास। तो चैत्य, अपार, उत्तर शैलास, ये 3 एक साथ हो जाएंगे, चैत्य शैलास, अपार शैलास और उत्तर शैलास। इसके अलावा प्रज्ञपतिवादिन्स, बहुश्रुतियास, कुकुतियास, लोकोत्तरवादिन्स, एकव्यहारिकास, ये सारे आपके महासंघिका के सेक्ट हैं। तो उसमें से ही लोकोत्तरवादीन एक थी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है डिफिकेशन ऑफ बुद्ध बाय महासंघिकास फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। तो उन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया था, उसकी वजह से एक अलग सेक्ट बना महायान बुद्धिज्म, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 123rd क्वेश्चन जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। फिर हम देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपको इसे अरेंज करना है इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अबव इवेंट्स। तो सबसे पहले इनमें से हुआ था, सबसे पहले पल्लव पावर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर महेंद्र वर्मन वन, और ये हुआ था 590 से लेकर 630 सीई, मतलब एडी में। उसके बाद आपका हुआ था पाल डायनेस्टी का फाउंडेशन बाय द गोपाल, और ये हुआ था लगभग 750 एडी में। तो पहले आपका पल्लव पावर आए 590 से 630 एडी में, और उसके कुछ टाइम बाद फिर पाल डायनेस्टी आई 750 एडी में, और इसके बाद फिर प्रतिहार का राइज हुआ अंडर किंग भोज, और ये हुआ था लगभग 836 एडी में। और उसके बाद फिर लास्ट है आपका ये चोल जो डायनेस्टी थी, चोल परंटक फर्स्ट, ये आया था आपका 907 से लेकर 953 एडी। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ थोड़ा सा राउंड फिगर याद रखेंगे तो पल्लव डायनेस्टी लगभग 600 एडी के आसपास, गोपाल 700 एडी के आसपास,
प्रतिहारास 800 AD के आसपास, और उसके बाद फिर चोल 9, तो 6, 7, 8, 9 ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहला पल्लव, फिर आए थे आपके ये पाल, और फिर आपका आया था प्रतिहार, और फिर आए थे चोल। तो ये हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर्ड इन द सोर्सेस ऑफ द पोस्ट हर्ष पीरियड। तो हुंडी क्या है? हुंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपने कोई पैसा डिपॉजिट करके आपको एक बिल मिलता है, उस बिल को हम कहते हैं हुंडी। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे प्लेस में गए और वहां पे आपको पैसों की जरूरत हुई, तो आप इस हुंडी को दिखाकर उसके बदले आप पैसे ले सकते हो, या फिर उस हुंडी के बदले आप कोई दूसरी चीज खरीद सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे आज हम चेक का यूज करते हैं, तो वैसे आप हुंडी का यूज कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट करके फिर आपको उसके बदले बिल मिलेगा, और वो बिल ले जाकर आप उससे आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, या कहीं और जगह जाकर आप पैसा निकलवा सकते हो। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यवाप एंड द्रोणावाप का मतलब क्या होता है? तो ये दोनों टर्म्स हैं आपके लैंड के मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड में लैंड के मेजरमेंट के लिए कई सारे टर्म्स यूज किए गए थे। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे। तो बंगाल में किए जाते थे कुल्यवाप, जो आपने ऑप्शन देखे, इसके अलावा द्रोणवाप, और फिर आता है आधवाप, और फिर आते हैं पटाक। तो ये सब किस में है? आपके बंगाल में ये टर्म्स यूज किए जाते थे। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, तो वहां पे निवर्तन और हुमी, निवर्तन और हुमी ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे। और उसके बाद अगर आप वेस्टर्न इंडिया में देखिए, तो निवर्तन और पदवर्थ, ये वर्ड्स यूज किए जाते थे आपके लैंड मेजरमेंट के लिए। पदवर्थ, निवर्तन वेस्ट में, सेंट्रल में निवर्तन और भूमि, और अगर बंगाल में देखेंगे तो कुल्यवाप, द्रोणवाप, आधवाप और पटक। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन whosoever praised his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect with severely, very severely। इसका मतलब अगर आप अपने रिलीजन सेट की तारीफ करने के लिए अगर किसी और रिलीजन सेट को नीचा दिखाते हैं, तो इससे आप अपने ही सेट को हानि पहुंचाते हैं। ये किसने अपनी इंस्क्रिप्शन में बोला था? तो ये अशोका ने बोला था, जब वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने टॉलरेंस सिखाया था सारे सेट के प्रति। फिर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक जगह प्लेस का नाम दिया गया है, दूसरी जगह आपको स्टेट दिया गया है, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से पेयर्स करेक्ट है। तो जो भिलसा है वो मध्य प्रदेश में ही है। जो भिलसा हम आज प्रेजेंट विदिशा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपके उदयगिरी केव्स हैं, वो जगह मध्य प्रदेश में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो द्वार समुद्र, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटका में है। और ये आपकी होयसला जो डायनेस्टी थी, होयसला डायनेस्टी जो थी वो यही द्वार समुद्र से रूल किया करती थी, और इसी द्वार समुद्र का दूसरा नाम था हेलिबिड। तो हेलिबिड या द्वार समुद्र से आपकी होयसला डायनेस्टी यूज किया रूल किया करती थी, और ये कर्नाटका में है। गिरिनगर जो है वो गुजरात में ही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है स्थानेश्वर, आपका ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, स्थानेश्वर आपका हरियाणा में है। और यहाँ से आपके हर्षवर्धन जो है वो ओरिजिनली पहले स्थानेश्वर से ही रूल किया करते थे, बिलोंग किया करते थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी वो स्थानेश्वर से शिफ्ट करके कन्नौज में कर दी। तो स्थानेश्वर आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका आता है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घटशाला, कदुर, चौल, ये सब क्या है? तो ये आपके पोर्ट्स हैं फॉरेन ट्रेड के लिए। तो ये हालांकि हमें ज्यादा कुछ रेफरेंसेस इसके मिलते नहीं है, लेकिन जो चौल का युद्ध है वो पोर्टुगीज ने लड़ा था, और ये आपके वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स को या कोस्टल एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए किया था। तो वहां से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये पोर्ट्स के लिए होगा।
इसके बाद है विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमारे कल्चरल हिस्ट्री में से रिलेटेड कुछ पेयर्स आपको दिए गए हैं, उन्हें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले है परिव्राजक, जो है वो रिनंसिएंट और वॉन्डरर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। परिव्राजक एक टर्म है जो यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो सत्य की खोज में भटकते हैं या सत्य की खोज में निकलते हैं, उसे हम कहते हैं परिव्राजक। उसके बाद है श्रमण, तो श्रमण उन प्रीस्ट को कहा जाता है जो हाई स्टेटस के हों, तो ये गलत है। तो जब ये आपके हिंदुइज्म में इतने सारे रिचुअल्स वगैरह चल रहे थे, सेक्रीफाइसेस चल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एक सेक्ट आया था या उनके अगेंस्ट एक ग्रुप था श्रमण। तो श्रमण रिलीजन के फॉर्म में एक रिएक्शन आया था लोगों का, जिसमें हमने क्या किया था, ये जो कास्ट क्रीड वगैरह था उसके अगेंस्ट हमने बातें की थी। और यहाँ पे जो टीचर्स थे श्रमण रिलीजन में, वो हर एक कास्ट से आते थे, जो हिंदू वैदिक जो ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मण नहीं भी थे। तो जनरली यहाँ पर एंटी ब्राह्मण थे ये लोग। तो ब्राह्मण जो एंटी ब्राह्मण नहीं, एंटी ब्राह्मणिकल सेक्ट, तो जो ब्राह्मणिकल सेक्ट में जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब पूरी परंपराएं चल रही थी, उन सबके अगेंस्ट ये बात करता था। तो ये हाई स्टेटस के प्रीस्ट थे, ऐसा नहीं था। इसके बाद ये उपासक आपके बुद्धिज्म के लिए फॉलोअर को बोला जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमाला, शिमेश्वर, ये सब आपके किस लिए फेमस हैं? तो ये आपके प्ले राइटर्स या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपके ऑथर्स हैं। इनमें भी भवभूति का नाम कई बार आया है और भवभूति की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे मालती माधव, महा महावीर चरित और उत्तरार्धम चरित। तो एक आपका हो जाएगा मालती माधव, एक आपका हो जाएगा महावीर चरित और एक आपका हो जाएगा उत्तर अर्धम चरित। तो ये आपके हो जाएंगे प्ले राइट्स या ऑथर। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अजंता केव्स जो है वो वघोरा रिवर के जॉर्ज पर है, तो ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका मेंशन है आपके नितिन सिंघानिया बुक में कि जो अजंता केव्स है वो वघोरा रिवर के जॉर्ज पर बनाई गई है। इसके बाद है विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना। मोरेना में जो आपका 64 योगिनी टेम्पल है वो, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये सर्कुलर टेम्पल है और इसे कच्छप घाट डायनेस्टी के काल में बनाया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये सर्कुलर टेम्पल ही है जो कच्छप घाट डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया था। फिर इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ आपके सर्कुलर टेम्पल्स हैं जो कि इंडिया में बनाए गए हैं, और उनमें आपका एक आता है एक मनियार मठ टेम्पल जो कि आपके बिहार में है। तो मनियार मठ आपके बिहार में है, वो भी एक सर्कुलर टेम्पल है। इसके बाद इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये शक्ति कल्ट को प्रमोट करने के लिए था, ना कि वैष्णव। फिर है इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो इंस्पिरेशन थी वो हमें यहीं से ही मिली थी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा।